हेलो गाइस, आई एम गुलाशा और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था 11वीं क्लास की इकोनॉमी, फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द एज ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट 1 हो चुका है और आज पार्ट 2 की बारी है। इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो क्या था इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर। In the case of agriculture, so also in manufacturing, so also in मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग के केस में और एग्रीकल्चर के केस में इंडिया कुड नॉट डेवलप ए साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द colonial रूल। इंडिया कुड नॉट डेवलप ए साउंड अंडर द colonial रूल। ठीक है। The primary motive of the colonial government behind the policy of systematically deindustrialize India was twofold। जो हम कॉलोनियल गवर्नमेंट का प्राइमरी रूल था, प्राइमरी पॉलिसी थी, उसके पीछे क्या मोटिव था उनका, सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज इंडिया वाज टूफोल्ड। हमारी जो इकोनॉमी थी उसको डी इंडस्ट्रियलाइज करने का उनका मोटिव था। पहला मोटिव जो था उसका क्या था, टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ, to reduce India into the status of a mere exporter or important, a mere exporter or important raw material for the upcoming raw material for the upcoming modern industries in Britain. Modern industries in Britain। और सेकंड क्या था, सेकंड था टू टर्न इंडिया इनटू ए स्क्रॉलिंग, टू टर्न इंडिया इनटू ए स्क्रॉलिंग मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट, मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये था उनके टू मोटिव्स थे इस हमारी जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे। पहला था टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर के रूप में इंडिया को रिड्यूस करना ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, जो कच्चे माल था उस इम्पोर्टेंट था वो, उससे फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, जो अपकमिंग आने वाली इंडस्ट्री थी, मॉडर्न इंडस्ट्री थी ब्रिटेन के अंदर। दूसरा था टू टर्न इंडिया इनटू एक्सपोर्टिंग मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट, जो इंडिया की मार्केट थी उसको फिनिश प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए ऑफ दो जनरेटरी टू दैट देयर कंटिन्यू एक्सपेंशन कुड बी इंश्योर टू मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ देयर होम कंट्री ब्रिटेन। वो चाहते थे कि जो हमारी कंट्री है ब्रिटेन वही फिनिश गुड बनाए और जो इंडिया है और बाकी कंट्री है वो सिर्फ इम्पोर्टर हो, एक्सपोर्टर नहीं। हमारी कंट्री इंडिया ज्यादा उनके अंडर में था। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, जो सेकेंड हाफ का 19th सेंचुरीज का, मॉडर्न इंडस्ट्री बिगन टू टेक रूट इन इंडिया, जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उन्होंने इंडिया का रूट किया। बट इस प्रोग्रेस रिमेन्ड वेरी लो, जो उसकी प्रोग्रेस थी, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज की जो इन्होंने हमारे इंडिया का रुख किया, उनकी जो प्रोग्रेस थी वो काफी लो थी। देर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड, उनके पास बहुत ही कम, तो हार्डली ही कोई कैपिटल गुड होता था इंडस्ट्री टू हेल्प प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया।
The growth rate of new industries sector and its in contribution to the gross domestic product remained very small. Another significant drawback of the new industrial sector was the very limited area of operation of the public sector. This sector remained confined only to the railway, power generation, communication, port, and some other departmental undertaking. Foreign trade क्या था? But India has been an important trading nation since ancient time. जो हमारा इंडिया था वो एंशियंट टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था. बट द रिस्ट्रिक्ट पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, लेकिन जो हमारी कमोडिटी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कमोडिटी प्रोडक्शन पे, ट्रेड एंड टैरिफ परसुएड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पर लगी, एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रक्चर, जो हमारे स्ट्रक्चर था उसको तहस नहस कर दिया. कंपोजिशन एंड वॉल्यूम इंडिया फॉरेन ट्रेड, जो हमारा कंपोजिशन था फॉरेन ट्रेड था उसको भी तबाह कर दिया. कॉन्सिक्वेंटली इंडिया बिकम, इसके नतीजे क्या हुए? इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, जो हमारा इंडिया था वो प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर बना, जैसे कि सच एज रो सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडियो, जूट जूट एक्सेट्रा. इन सब का हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर बना हमारा इंडिया. एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड, और इंपोर्टर बना, खरीदार बना फिनिश गुड का, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूलन क्लॉथ एंड कैपिटल गुड्स. ठीक, like light machinery produced in the factories of Britain. For all practice purpose, Britain maintain a monopoly control over Indian exporter and importer. जो हमारा ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या था, अपनी मर्जी से हमारे देश को चला रहे थे, इंपोर्ट भी कर रहे थे और एक्सपोर्ट भी वही लोग कर रहे थे. हमारे देश में जो भी चीजें बिक रही थी उन लोगों को बोला हुआ था, क्योंकि जो ब्रिटेन की जो फॉरेन उनके उन्होंने ब्रिटेन से कुछ मंगाए हुए थे, क्लॉथ थे, वुलन क्लॉथ थे, वो हमारे जो इंडिया के प्रोडक्ट थे उसके कंपैरिजन में सस्ते थे, तो लोग उन्हें खरीदने पर मजबूर थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था. एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ? मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन. जो हम मोर देन आधे से भी ज्यादा हमारे जो इंडिया का ट्रेड था उस पर रिस्ट्रिक्शन किसका लग गया? ब्रिटेन का. वाइल द रेस्ट वाज अलाउड विद ए फ्यू अदर कंट्रीज, जैसे कि चाइना. बाकी के जो आधा बचा उस पे जैसे चाइना, सीलोन यानी श्रीलंका एंड पर्शिया, ईरान, इनका कब्जा हो लिया. द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द colonial period was the generation of large export surplus. The opening of the Suez Canal further intensified British control over India's foreign trade. जो सुइज कनाल था उसकी ओपनिंग से हमारा जो इंडिया था उसको फॉरेन ट्रेड का फिर से रास्ता खुल गया. कैसे खुला? सुइज कनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे. सुइज कनाल क्या है? एक आर्टिफिशियल वाटरवे थी रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाती है. अक्रॉस द इस्थ्मस ऑफ सुइज इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट. इजिप्ट के इस्थ्मस में इट कनेक्ट पोर्ट सेड ऑन द मेडिटेरियन सी. जो पोर्ट सेड था उसको मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है विद द गल्फ ऑफ सुइज. गल्फ ऑफ सुइज से, ठीक है, तो हमारा सुइज कनाल के जरिए हमारे ट्रेड का फॉरेन ट्रेड का रास्ता खुला. डेमोग्राफिक कंडीशन, जो डेमोग्राफिक कंडीशन उसके बाद हमारी हुई डेमोग्राफिक कंडीशन. इसके बाद एक हमारी आई डेमोग्राफिक कंडीशन. एक हमारी है इसके बाद डेमोग्राफिक कंडीशन. इसमें क्या हुआ? वेरियस डिटेल, बहुत सारी डिटेल अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया. किसके बारे में? ब्रिटिश इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में. वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू ए सेंसस इन 1881. इसमें कलेक्ट हुई 1881 में. सब्सिक्वेंटली बाद में एवरी 10 ईयर सच सेंसस ऑपरेशन वर कैरिड आउट. जो वो सेंसस ऑपरेशन थे वो कैरिड आउट मतलब कलेक्ट किए गए. बिफोर 1921 के बाद क्या हुआ? इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फर्स्ट कंडीशन पे इंडिया आ गया. द सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगिन आफ्टर 1921 के बाद हुआ. हाउएवर, हालांकि नाइदर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नॉर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज
दिस स्टेज वाज वेरी हाई। ठीक, द वेरी सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर वर आल्सो नॉट क्वाइट एनकरेजिंग। The overall literacy level was less than 60%. Out of this, the female literacy level was a negligible low of about 7%. The overall mortality rate was very high, and in that particularly the infant mortality rate was quite alarming, about 2018 per thousand, in contrast to the present infant mortality rate of 14% thousand. ओके ओके, एक आया हमारा ऑक्यूपेशन, उसके बाद आया हमारा एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था? द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो अकाउंटिंग था, वो बहुत लार्जेस्ट था ऑफ वर्कफोर्स में, विच यूजुअली रिमेन एट ए हाई ऑफ 70 to 75%, while a manufacturing and the service sector accounted for only 10 and 15 to 20% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके बाद हमारा आया इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो अंडर द कॉलोनियल रिजीम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आया हमारा जैसे कि रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड डेवलप, ये चीजें हमारी ब्रिटिश टाइम में ही आ गई थी। द ब्रिटिश इंस्टीट्यूट द रेलवे इन इंडिया इन 1850, जो हमारे देश में रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ वो 1850 में हुआ, एंड इट्स कंसिडर एज वन ऑफ देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। लोगों के आने जाने के लिए पहले साधन नहीं थे, लेकिन रेलवे ने बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है गाइज, द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टू इम्पोर्टेंट वेज। जो हमारे रेलवे था उसने हमारे इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रक्चर किया, ढांचा बनाया उसने दो इम्पोर्टेंट वेज में। पहला क्या था? इट एनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस। जी क्या था ये? हम लॉन्ग डिस्टेंस यानी लंबी दूरी तय करने में लोगों की मदद की, ट्रेवल एंड देयर बाय ब्रेक जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर। और उसने क्या किया? जोग्राफिकल बैरियर और कल्चरल बैरियर को तोड़ा। दूसरा क्या था? इट फोस्टर कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसने हमारे कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा दिया, विच एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेजर इकोनॉमी इन इंडिया। तो ये हमारे टू मेजर रोल प्ले किए हमारे रेलवे ने। उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट अनडाउटेडली एक्सपेंडेड, बट its benefit really occurred to the Indian people. The colonial dispensation also took measures for developing the inland trade and sea lanes, but it failed to complete Indian railway. तो गाइज ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अगर आप लोगों को फिफ्थ से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हम आपको आपके आपके खुद से हैंड रिटन नोट बनवाएंगे और अच्छे इजी वे में, बिल्कुल सिंपली, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा रही हूँ उसी नोट से आपको वैसे ही नोट्स बनवाएंगे। अगर आप लोगों को फिफ्थ से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी किसी भी प्रकार का हिंदी में या इंग्लिश में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, यू कैन कॉल आवर अकेडमी। हमारे अकेडमी का नंबर नीचे कैप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग उर्दू में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए उसको भी हम पढ़ाते हैं, लिखना पढ़ना सब चीज़, माइनर क्लासेस, हम एसएससी सीजीएल वगैरह की भी तैयारी कराते हैं। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग क्लास लें और नोट्स बनाएं, उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, और आपके अच्छे मार्क्स गेन होंगे, ये मैं कह सकती हूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच।